नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई में टला फैसला। 11 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग पर हुई थी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष करेगा जवाब दाखिल। यूपी में भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की तैयारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की 8 नई यूनिट खोलने के दिए आदेश। पहले से चल रही है 11 इकाइयों का काम रहा सराहनीय। मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। सांसद रामगोपाल यादव ने जताया योगी सरकार का आभार। कहा संकट के समय पूरी सरकार खड़ी है साथ। मिर्जापुर में दोस्त ने दोस्त को उतारा मौत के घाट। मृतक के थे दोस्त की बेटी से अवैध संबंध। पुलिस ने मृतक की बेटी सहित आरोपी दोस्त गिरफ्तार। कानपुर में त्रिकोणीय प्रेम संबंधों में युवक की हत्या। मृतक के दोस्त ने दी 2 साथियों के साथ मिलकर की हत्या। सीसीटीवी फुटेज से हुआ हत्या का खुलासा। तीनों लोग गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के प्राइमरी और जूनियर स्कूलों को लेकर एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत जल्द ही इन स्कूलों की व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दरअसल सरकार ने प्रदेश के निजी कॉलेजेस, स्कूल या मान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए उन्हें अपने पास के सरकारी प्राइमरी और जूनियर स्कूलों को गोद लेने का आदेश किया है। वहीं सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले के बाद ही बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने बताया कि 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी सरकारी प्राइमरी और जूनियर स्कूलों के साथ ट्विनिंग की जाएगी। यूपी में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए सीएम योगी और उनके अफसर बेहद सख्ती से काम कर रहे हैं। इसी के तहत योगी सरकार यूपी में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एसीओ की 8 नई यूनिट खोलने जा रही है। इस समय प्रदेश में कुल 11 यूनिट कार्यरत हैं और ये पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र कवर करती हैं। यूपी में ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी केस पर वाराणसी कोर्ट में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर सुनवाई टल गई है। अब 11 अक्टूबर को यह सुनवाई होगी। जिला जज डॉक्टर ए.के. विश्वेश की कोर्ट ने कहा कि वादिनी 5 महिलाएं एकमत होकर बताएं कि ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की किस वैज्ञानिक पद्धति से जांच हो। इस पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने आपत्ति दाखिल की है। कमेटी ने कहा है कि हमें वादी पक्ष की मांग पर आपत्ति है, उसके लिए हमें समय दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद कमेटी का पक्ष 11 अक्टूबर को सुना जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने वादी हिंदू पक्ष से 2 बिंदुओं पर भी स्पष्टीकरण मांगा है। पहला, क्या कथित शिवलिंग की संरचना इस मुकदमे की संपत्ति का हिस्सा है या नहीं। दूसरा, क्या कोर्ट वैज्ञानिक जांच के लिए आयोग जारी कर सकता है। और चले, जज साहब चले और एक्सपर्ट चले, वहाँ पे देखे, उसको थोड़ा सा तोड़िए, ऊपर से देखिए वो पत्थर है कि उस पर बड़ी चूने का प्लास्टर है। अब बड़ी चूने का इतना तभी 1 इंच भी आप तोड़िएगा तो बड़ी चूना निकल आएगा, और बड़ी चूना अगर निकल गया, पत्थर नहीं है, क्या करेंगे आप, ये बताइए हमें। तो आप यही दलील, ईंट पत्थर से बना हुआ चीज है, आप ईंट पत्थर क्यों नहीं देखते? उसको देखने में आपको डर क्यों लगती है? आज स्पष्ट सुनवाई हुआ है मतलब कार्बन डेटिंग के लिए कि वैज्ञानिक विधि द्वारा ही कार्बन डेटिंग होगा। और बहस चल ही रहा था कि मतलब विपक्ष लोग बोले हैं कि अभी हम लोग फैसला सुनने आए थे,
हम लोग अपना फाइल लेके नहीं है, ऐसा अगली तारीख हम लोग को दिया जाए। आज जब माननीय न्यायालय बैठा था तो हम सबको ये मुस्लिम पक्ष को भी पता था, हमें भी ये पता था कि इस केस में माननीय न्यायालय आज अपना ऑर्डर सुनाएगा, आदेश सुनाएगा। पर माननीय न्यायालय ने हमसे कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा था इस मुद्दे पे कि क्या ये जो शिवलिंग जो मिला है वो पार्ट ऑफ सूट प्रॉपर्टी है कि नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, क्या कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि नहीं। इस मुद्दे पे हमने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है। मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद 11 अक्टूबर के बाद माननीय न्यायालय में अपना फैसला सुनाएगा। ऐसा है, जो कार्बन डेटिंग की कर रहे हैं लोग प्रार्थना पत्र, हमारी प्रार्थना पत्र 250 गज जो थे वह कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक तरीके से जांच अन्य प्रकार से जिससे हो सके बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए वह जांच करने का प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर विपक्षी का आपत्ति आया था। विपक्षी ने अपनी आपत्ति के पैरा 4 में स्पष्ट कहा है कि 16/5/22 को जो प्राप्त हुआ है, जिसको फब्बारा है और वादी लोग शिवलिंग कह रहे हैं, यह स्पष्ट नहीं है, इसलिए पूजा का अधिकार नहीं दिया सकता। कानपुर दक्षिण के जूही में युवक के अपहरण के बाद की गई हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। त्रिकोणीय प्रेम संबंधों के चलते इस हत्याकांड को युवक के दोस्त ने 2 साथियों के साथ अंजाम दिया था। पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। ये भी बता दें कि अपहरण और हत्या के बाद गुरुवार शाम को युवक का शव कल्याणपुर में गुरुदेव क्रॉसिंग के पास मिला था। अभी देखना, अभी रुको, अभी ऐसे लोग अभी बैक फोन, अभी वापसी जब जाएंगे उधर। लखनऊ में अलीगंज पुलिस और क्राइम टीम ने OLX पर चोरी की गाड़ियां बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी असली मालिक के नाम पर नकली आधार कार्ड बनाकर गाड़ी बेचता था। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने चोरी की 9 बाइक्स, 5 मास्टर कीज और 10 फर्जी सिम कार्ड्स, 2 गाड़ी की RC और 4 फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि आरोपी प्रवीण कुमार चौरसिया पर सिद्धार्थनगर पुलिस की ओर से गैंगस्टर कार्रवाई की जा चुकी है। इधर लखनऊ में ही हसरतगंज थाना पुलिस ने 2 शातिर चैन लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक डालीगंज क्रॉसिंग पर मोटरसाइकिल से आ रहे 2 लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे पुलिस को देखकर भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने पीछा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों पर लूट के कई मुकदमे भी पहले से दर्ज हैं। अलीगंज पुलिस को एक मुखबिर द्वारा सूचना मिला था कि एक आदमी जो है चोरी का मोटरसाइकिल OLX में बेचता था। तो इसी सूचना को लेकर हमने एक ट्रैप इस्तेमाल किया और उस आदमी को गिरफ्तार किया। जब पूछताछ करने पर ये समझ में आ गया कि उनका नाम है प्रवीण कुमार चौरसिया, जो मूल रूप से सिद्धार्थनगर का रहने वाला है। इनके और पूछताछ करने में ये पता चला, इनके ये काम है कि जो भी गाड़ियाँ मिलता है उसको, खासतौर से 2 व्हीलर, वो चोरी करता है। गलत फेक चाबी यूज़ करके उसको खोल के वो चोरी करके ले जाता है और उसके बाद मोटरसाइकिल का RC में किसका ओनरशिप है उस नाम पे एक फ़र्जी आधार कार्ड बना के OLX में डालता था। और जैसे कोई ग्राहक उनको संपर्क करता था मोबाइल के माध्यम से, उनको ये गाड़ी देता था और साथ में एक शपथ पत्र देता था कि मैं इस गाड़ी का मालिक हूँ और अभी तक जितना चालान इसमें काटा हूँ वो मेरे जिम्मेदारी। कौशाम्बी जिले में 51 शक्तिपीठों में से एक है शक्तिपीठ कड़ा शीतला धाम। यहाँ देश के कोने कोने से मां शीतला के दर्शन करने भक्त पहुंचते हैं। इस धाम को अब काशी विश्वनाथ और विंध्याचल धाम की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदारी को निर्देश जारी किए। इसी के लिए सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री विनोद सोनकर भी सीएम योगी को पत्र लिखा था और इस धाम को कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की मांग की थी। इसको लेकर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी में ये धाम मौजूद है और इस कार्य के लिए सांसद के पत्र की सराहना की जा रही है। आगे बस 10 मिनट मुलायम सिंह यादव से मिलने मेदांता अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मुलाकात के बाद राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने बयान दिया। इस दौरान उन्होंने यूपी सरकार का आभार जताया और कहा कि ऐसे समय में भी यूपी सरकार साथ खड़ी हुई है। इससे राजनीति में बेहतर संदेश जाता है।
अब खबर मिर्जापुर के जमालपुर थाना क्षेत्र से है, जहां दोस्त की बेटी से अवैध संबंधों के चलते दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने आरोपी रविंद्र गौड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिस पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने मामले का खुलासा किया। तो वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी रविंद्र पर हमला बोल दिया, जिससे आरोपी के साथ कुछ पुलिसकर्मी बीच बचाव में घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने बेटी सहित दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। एक व्यक्ति की हत्या की बात आई थी। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, रविंद्र प्रसाद को। उसके बाद इसमें खुलासे के लिए, इसको एग्जैक्ट वर्कआउट कराने के लिए टीमों का गठन किया गया था एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में। इस घटना का पूरा एग्जैक्ट खुलासा किया गया है। इस घटना में 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें रविंद्र गौड़, उसका लड़का गौतम गौड़ और मरने वाला जो मृतक है उसकी बेटी, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के द्वारा बॉडी को बरामद किया गया है और जो आला कत्ल था रॉड, उसको भी बरामद कर लिया गया है एवं अन्य भी साक्ष्य मिले हैं और इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। घटना को वर्कआउट कराने वाली हमारी टीम को 10,000 रुपये इनाम से पुरस्कृत भी किया जाए। रायबरेली में शुक्रवार को चलती बाइक में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि युवक ने किसी तरह बाइक पर पीछे बैठी मां को बचा लिया और खुद भी चलती बाइक से कूद गया। ऐसे में बड़ा हादसा टल गया और मां बेटी की जान बच गई। दरअसल पूरा मामला जिले के सलोन थाना क्षेत्र स्थित सूची गांव के निकट का है, जहां चलती बाइक में आग लगते ही राहगीरों और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बाइक जलकर खाक हो गई। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में योगी सरकार द्वारा किया गया गड्ढा मुक्त अभियान धरातल पर रेंगता नजर आ रहा है। अभियान के तहत सभी खस्ताहाल सड़कों को दुरुस्त करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा न हो सका। वादे तमाम किए गए, लेकिन कोशिशें नाकाम रही। सड़कों की बदहाल सूरत अपने खोए अस्तित्व की गवाही दे रही है। मुख्यालय के झांसी महोबा राजमार्ग के पास से गुजरने वाली इस खस्ताहाल सड़क पर अमूमन एक्सीडेंट का खतरा भी बना रहता है। रोड जो है कच्चा है और जब पानी बरस जाता है तो यहाँ पर एक एक पग चलना मुश्किल हो जाता है और यहाँ से सैकड़ों बच्चे पैदल निकलते हैं, स्कूल सुबह जाते हैं। इसके बाद में 1 बजे छुट्टी होती है, तब यहाँ से निकलते हैं और सर चरखारी साइड का जितना भी व्यक्ति है, जो भी जनता है, गरीब है, वो सब यहाँ से जाते हैं। और ये कचहरी कलेक्ट्रेट यहाँ पर बनी हुई है पुलिस लाइन के सामने, तो वहाँ जाने के लिए यही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। गड्ढे पड़े हुए रोड में, सड़क पर जगह जगह, और कभी भी दुर्घटना हो सकती है। और सर कई बार डीएम साहब को और जो सदर विधायक हैं उनको लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। मान लो इतनी माटी जाती है तालाब का, इतना पैसा होता है, मगर कम से कम तालाब का पैसा तालाब में तो लग जाए। करोड़न की मिट्टी बिक चुकी, कम से कम 2-4-10 करोड़ रुपये की बिकी, तो 1 करोड़ रुपया बंधना में भी तो लगावे। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से गंगा नदी का रौद्र रूप रायबरेली में भी देखने को मिल रहा है। अचानक बढ़े जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने बाढ़ और सुरक्षा से निपटने के लिए पूरी तरह से अपनी कमर कसती है। घाटों पर सुरक्षा के लिए प्लाटून कमांडर के जवानों की तैनाती की है, तो वहीं बचाव के लिए मोटर बोट सहित अन्य उपकरण मौजूद हैं। दरअसल जिले की ऊंचाहार, डलमऊ सहित 3 तहसील क्षेत्रों से होकर गंगा नदी निकली है। बरसात के मौसम में गंगा के बढ़ते जलस्तर से तटीय क्षेत्रों के लोगों के सामने कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। बरसात का प्रभाव रायबरेली जनपद में भी देखने को मिला है। ऐसे में अगर बात हम ऊंचाहार तहसील की करें तो यहाँ पर गोकर्ण घाट पर मौजूद हैं और जैसा कि देखा जा सकता है कि गंगा ने यहाँ पर पूरी तरह से रौद्र रूप धारण कर रखा है। हमारे साथ केसी के प्रभारी है और वर्तमान में पूरी यहाँ पर चुस्त व्यवस्था जनता के लिए लगा रखे हैं। आइए इनसे वार्तालाप करते हैं किस प्रकार व्यवस्था की गई है और लोगों को बचाने के लिए कैसे कैसे इंतजाम किए जाएंगे। सर क्या नाम है, नाम पर बताइए। मैं प्लाटून कमांडर देवेंद्र सिंह, 2nd बटालियन PSC सीतापुर से।
मैं इस समय हमारा एक प्लाटून जनपद सीतापुर से 2nd बटालियन PSC का यहाँ पर आया हुआ है और हम लोग 3 जगह ड्यूटी में लगे हुए हैं, जिसमें हमारे करीब 12 जवान यहाँ पर ऊंचाहार थाने के अंतर्गत यहाँ लगे हैं और करीब 10 जवान डलमऊ में भी लगे हैं, 10 जवान सरेनी में लगे हुए हैं। 3 जगह हम लोग हैं यहाँ पर व्यवस्थापित और गंगा में इस समय काफ़ी जलस्तर बढ़ा हुआ है जैसा आपने बताया है। तो यहाँ पर मेला का भी समय चल रहा है, ये मूर्ति विसर्जन है, दशहरा है, पूर्णमासी है, तो इस पे स्नान पर्व आयोजन चल रहा है और इसमें जनता की जान माल की सुरक्षा के लिए खास करके जो कोई डूबने न पाए, नदी में गंगा में काफ़ी इस समय बहाव भी है और पानी भी बहुत है, तो कोई डूबने न पाए इस बात की हम लोगों की जिम्मेदारी है और हम लोग पूरे जवान हम लोग रात दिन जब भी भीड़ आती है हम लोग बराबर 24 घंटे यहाँ मौजूद रहते हैं। सर कब से आपकी टीम आई और कब तक रहेगी लगभग आपकी? ये हमारी टीम 3 तारीख को आदेश मिला था, हम लोगों को PSC मुख्यालय ने आदेश दिया था लखनऊ ने, और 4 को हम लोग यहाँ पर आके व्यवस्थापित हो गए हैं और 4 से और अगले आदेश तक, जब तक कि फिर पुनः वहाँ से आदेश PSC मुख्यालय से वापसी का नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग यहाँ बने रहेंगे और जो है अपनी ड्यूटी लगातार 24 घंटा करते रहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति जो है गहरे रास्ते में चला जाता है तो किस प्रकार आप उसका बचाव करते हैं? जी हाँ, आपने बढ़िया प्रश्न किया। जो गहरे व्यक्ति गहरे में न जाए इसके लिए रस्सी लगाई गई है। यहाँ प्रबंधन जो कमेटी है इन्होंने जो है व्यवस्था किया है, रस्सी बांध दिया है। रस्सी के उस पार हम लोग नाव लगा करके बैठे रहते हैं। हमारे सारे जवान जो है इस कार्य में जो है हमेशा सतर्क मौजूद रहते हैं कि रस्सी के उस पार गहरे में कोई व्यक्ति न जाए। जैसे ही कोई रस्सी पार करने की कोशिश करता है हमारे जवान तुरंत सीटी बजा कर। प्रयागराज स्थित अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के स्वर्ण जयंती समारोह में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आइए आपको सीधे लाइव ले चलते हैं। और आभार व्यक्त करता है। मैं से इस अवसर पर आपका बहुत समय न लेते हुए सम्मानित मंच का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए यहाँ पर जितने खिलाड़ी हमारे पदक जीत करके आए हैं और इतने अच्छे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो ये स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा है, मैं के सभी आयोजक गणों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की VC संगीता जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ निवेदन करती हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक सर से कि वो आए, सम्मानित मंच का स्वागत करें, इस सभा को संबोधित करें। भारत माता के। अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हम सबके अभिभावक, सर्वोच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति आदरणीय विक्रमनाथ जी, माननीय मंत्री आदरणीय नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय गिरीश चंद्र यादव जी, यहाँ के यशस्वी मेयर आदरणीय अभिलाषा गुप्ता नंदी जी, अध्यक्ष जिला पंचायत आदरणीय डॉक्टर BK सिंह जी, माननीय सांसद लोकसभा आदरणीय केसरी देवी पटेल जी, माननीय सांसद लोकसभा प्रोफेसर रीता मोहना जोशी जी, माननीय सांसद कौशाम्बी आदरणीय विनोद कुमार सोनकर जी, पूर्व मंत्री माननीय विधायक आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी, माननीय सांसद भदोही आदरणीय रमेश बिंद जी, माननीय विधायक आदरणीय गुरुप्रसाद जी, माननीय विधायक आदरणीय प्रवीण पटेल जी, माननीय विधायक आदरणीय राजमणि कौल जी, माननीय विधायक आदरणीय हर्षवर्धन वाजपेयी जी, माननीय विधायक वाचस्पति जी, आदरणीय KP श्रीवास्तव जी, माननीय सदस्य विधान परिषद आदरणीय सुरेंद्र चौधरी जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय सुरेश त्रिपाठी जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ साथीगण, सामने बैठे भाइयों तो बहनों, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से जुड़े सभी बच्चों, पत्रकार मित्रों, अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के 50वीं सालगिरह के अवसर पर आयोजित भव्य एवं गरिमामय समारोह में
के नेतृत्व में खिलाड़ियों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में जो कल्याण की योजनाएं खिलाड़ियों के लिए चलाई जा रही हैं, उसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं खेल को आगे बढ़ावा देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ढेर सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। पहले जब हमारे भारतवर्ष के खिलाड़ी दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाते थे, उनका वो सम्मान नहीं होता था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक प्रदेश में तय किया जो हमारे खिलाड़ी देश के दूसरे हिस्सों को छोड़ करके दुनिया में ओलंपिक या अन्य खेलों में जाते हैं, उनका जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक सम्मान करने का काम होगा। हम उनको मुख्य धारा में लाने के लिए काम करेंगे। आप देखते हो कि जब परिणाम आया तो बड़ी संख्या में दुनिया में जो स्पोर्ट्स प्रतियोगिताएं होती हैं, भारत के खिलाड़ियों ने, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने नाम रोशन किया है। उसी अंतर में मैं कह सकता हूं, मेवाड़ जो पूर्व में कहा जाता था, अमिताभ बच्चन के नाम पर जो है आयोजित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को आगे बढ़ा करके यहाँ पर खेलों को बढ़ावा दिए जाने का काम किया जा रहा है। यहाँ इंडोर स्पोर्ट्स के ढेर सारे गेम्स उपलब्ध हैं। यहाँ के खिलाड़ियों ने अपने प्रतिभा के बदौलत यहाँ से सीख करके देश और दुनिया में नाम रोशन किया है। चाहे बैडमिंटन के खिलाड़ी हो, चाहे बास्केटबॉल के खिलाड़ी हो, चाहे वॉलीबॉल के खिलाड़ी हो। चूंकि मैं उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ, तो मैं वॉलीबॉल के खिलाड़ियों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ मन से प्रैक्टिस करें। उत्तर प्रदेश में आपको आगे बढ़ाने के लिए सभी खेलों के साथ साथ वॉलीबॉल को भी हम आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। मैं बहुत अधिक समय नहीं दूंगा, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री को ढेर सारी बातें आपके समझ रखी है। मैं सभी प्रतिभावान खिलाड़ियों को और जो नए खिलाड़ी हैं, उनको जीवन में हर अवसर पर आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प हूँ। आपको शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से आपके जीवन के हर पहलू में सुखद भविष्य बनाने के लिए काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय न्यायमूर्ति जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे वरिष्ठ खिलाड़ी जिन्होंने देश के लिए बहुत खेला है, बहुत काम किया है, उन्हें अपने हाथों से सम्मानित करने की कृपा करें। जिनमें सबसे पहले सबसे वरिष्ठ हमारे बीच में श्रीमती दमयंती वेतांबे मैडम, बैडमिंटन के क्षेत्र में आप हैं। अर्जुन अवॉर्डी हैं, राष्ट्रीय जूनियर विजेता रही 1962-63 में, राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन टाइटल 1968, 69, 70 में, कांस्य पदक विजेता विश्व मास्टर्स गेम्स ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया 1994। 30 वर्षों तक आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया। स्टीफन गेम्स, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओवर ऑल इंडिया इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप रही है और आप टॉर्च बेयरर रही है 9th एशियन गेम्स दिल्ली 1982 में। जोरदार तालियों से आज प्रयागराज की धरती पर आपका बहुत बहुत अभिवादन है। इनके बाद श्री सुहास अलवाई साहब, IAS बैडमिंटन के क्षेत्र में पैरा खिलाड़ी और जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम रोशन किया। सुहास अलवाई साहब अर्जुन अवॉर्डी हैं, भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और वर्ल्ड रैंक इनका नंबर 2 है। रजत पदक विजेता रहे FL4 कैटेगरी टोक्यो पैरालंपिक 2021 में और आप पूर्व में प्रयागराज के जिलाधिकारी भी रहे हैं। आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इनके बाद मैं अनुरोध करती हूँ श्री अभिनव सिन्हा जी, स्क्वैश के क्षेत्र में। अभिनव सिन्हा जी राष्ट्रीय विजेता सन 2019-20 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 3 बार भारतीय टीम का आपने प्रतिनिधित्व किया। 10 खिलाड़ी वर्तमान समय में इनसे प्रशिक्षण ले रहे हैं और भारतीय जूनियर टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके बाद आदरणीय श्री दिलीप त्रिपाठी जी, स्क्वैश के क्षेत्र में आपने भारत का प्रतिनिधित्व साउथ एशियन गेम्स 2019 में किया। राष्ट्रीय विजेता रहे आप 2002 से 2019 तक। जोरदार तालियां। इनसे प्रशिक्षण प्राप्त खिलाड़ी सौरभ घोषाल दीपिका पल्लिकल कॉमनवेल्थ गेम्स के रजत विजेता रहे हैं। इसी के साथ सभी को सादर आप सभी का स्थान ग्रहण करने का अनुरोध। और अब जिन्होंने इस मेयो हॉल कॉम्प्लेक्स को ये चले फिलहाल के लिए एवन उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आप एवन टीवी। नमस्कार।